कहते हैं बॉलीवुड वो जगह है जहां सपनों का शहर बसता है। यहाँ हर कोई स्टार बनना चाहता है, हर कोई शोहरत और पैसा कमाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, चमकती रोशनी के पीछे छुपा होता है वो अंधेरा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ दोस्ती सिर्फ मतलब तक होती है, प्यार सिर्फ इस्तेमाल के लिए होता है और यहाँ तक कि खून भी करियर बचाने के लिए बहाया जाता है। तो यही है वो कहानी जहाँ मासूम चेहरे के पीछे छुपे होते हैं खतरनाक राज, जहाँ कोई इंसान नहीं, सिर्फ द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड है। तो आज हम इसी वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो वेब सीरीज की शुरुआत होती है एक फिल्म की शूटिंग से, जहाँ उस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को शूट किया जा रहा था। ये एक स्टंट का सीन है जिसमें हीरो के बॉडी डबल को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक कूदना था। जैसे ही बॉडी डबल उस बिल्डिंग पर कूदने की कोशिश करता है कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसकी हालत कुछ इस तरह हो चुकी थी कि अब वो अगले 6 महीने तक कहीं भी काम नहीं कर सकता। और ये देखकर तो सारे डायरेक्टर जो है वो हैरान रह चुके थे, क्योंकि ये क्लाइमेक्स का सीन था। वैसे ही उनकी शूटिंग जो है वो लेट हो चुकी है। उन्हें आज के आज ये सीन कंप्लीट करना था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है फ्रेडी की। फ्रेडी दरअसल में इस फिल्म का प्रोड्यूसर है। फ्रेडी ने लोगों को 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक फिल्म नहीं बन पाई थी, इसलिए फ्रेडी यहाँ पर आया था। डायरेक्टर यहाँ पर फ्रेडी से 1 दिन और मांगता है। फ्रेडी उसे 1 दिन और दे देता है और कहता है कि उसकी फिल्म जो है वो 15 जुलाई तक ही रिलीज होनी चाहिए, ये स्टंट वाला सीन फिल्म में हो या फिर ना हो। लेकिन डायरेक्टर बताता है कि ये सीन जो है वो उनके लिए बहुत जरूरी है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है फिल्म के हीरो आसमान की। आसमान कहता है कि इस स्टंट को वो खुद ही करेगा। वैसे बहुत ही खतरनाक स्टंट था जिसके लिए आसमान की मैनेजर सान्या जो है वो मना कर रही थी कि ये सारे स्टंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे थे। इसके बावजूद यहाँ पर हमारा हीरो आसमान जो है वो स्टंट को करता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसके बाद फिल्म जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और फिर इसे थिएटर में 15 जुलाई को ही रिलीज कर दिया जाता है। जब इसे थिएटर में रिलीज किया गया तो सारी पब्लिक जो है वो खुश हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। और जब पब्लिक को मालूम चला कि आसमान भी इसी थिएटर में बैठा हुआ है तो सभी लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। आसमान जैसे तैसे उनसे छिपता है और बाहर आता है। बाहर उसका दोस्त परवेज मिलता है। परवेज भी दरअसल में उसी के साथ था और पब्लिक को तो परवेज ने ही बताया था कि आसमान यहीं पर बैठा हुआ है। बाहर आते ही उनकी मुलाकात होती है गफूर भाई के लोगों से। गफूर के बारे में आपको बता दूं, गफूर जो है वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। अब आगे हम देखते हैं एक शादी वाले फंक्शन को, जहां पर कुछ सिंगर जो है वो उस शादी में परफॉर्मेंस दे रहे थे और यहीं पर हम देखते हैं अवतार नाम के आदमी को, जो कि बैकग्राउंड सिंगर तो है लेकिन वो यहाँ पर एक कमाल की सिंगिंग करता है, जो देखकर मेन सिंगर जो है वो अवतार से कहता है कि जितना पैसा दिया है ना उतना ही काम करो। तब अवतार भी उससे कह देता है कि तुझे इतने सारे पैसे मिले हैं तो थोड़ा तो काम कर। ये सुनकर उसे बुरा लग जाता है और वो सिंगर जो है वो अवतार को इस फंक्शन से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं आसमान की पूरी फैमिली को। आसमान जब अपने घर पहुंचा तो वो अपने पिताजी को बताता है कि उसकी फिल्म जो है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी बहुत खुशी हुई थी। और यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि आसमान की माँ 10 साल पहले बैकग्राउंड डांसर के रूप में बॉलीवुड में ही काम किया करती थी। और तो और अवतार जो है वो आसमान के अंकल हैं और वो भी 10-20 साल पहले एक बैकग्राउंड सिंगर थे और आज भी उन्हें बैकग्राउंड सिंगर के अलावा कोई भी काम नहीं मिलता, जो देखकर उन्हें बुरा लगता है। जिसके बाद आसमान और परवेज जो है वो अपनी फिल्म रिवॉल्वर का रिव्यू देखने लगते हैं, जिसमें संजीव शर्मा जो कि एक क्रिटिक्स है, उसका जब वो रिव्यू देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद संजीव शर्मा उनकी फिल्म की तारीफ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजीव शर्मा ने इस फिल्म को रोस्ट कर दिया था और तो और आसमान की एक्टिंग को उसने बहुत ही बुरा बताया था। ये देखकर आसमान को बहुत बुरा लगा था, लेकिन परवेज उसे बताता है कि फिल्म तो सुपरहिट हो चुकी है और कल फिल्म की सक्सेस पार्टी भी है, तो आखिरकार तुझे इन सब चीजों का बुरा नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिल्म की सक्सेस पार्टी की तरफ, जहां सबसे पहले एंट्री होती है सोडा वाला प्रोडक्शन के मालिक फ्रेडी की, जिन्होंने ही रिवॉल्वर को भी प्रोड्यूस किया है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर आसमान की पूरी फैमिली भी पहुंच जाती है और अब आगे जाकर हम देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, जिनमें करण जौहर थे और उनके बाद ही यहाँ पर रणवीर सिंह भी आया था, जिसके पैर में बहुत ही खतरनाक चोट लगी हुई थी। ये देखकर करण बहुत हैरान था,
क्योंकि अगले महीने से ही उसकी फिल्म जो है वो रणवीर के साथ स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन रणवीर बताता है कि अगले महीने तो क्या 6 महीने तक उसका पैर जो है वो ठीक नहीं होने वाला। ये सुनकर करण जौहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब इसी सक्सेस पार्टी में बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है वो आ जाते हैं। आखिर में एंट्री होती है जरज सक्सेना की। जब वो यहाँ पर आया तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार ये बंदा कौन है, लेकिन सभी लोगों को ऐसा तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बंदे को जरूर देखा है। जिसके बाद सिक्योरिटी वाले जरज सक्सेना को बाहर फेंक देते हैं और फिर आखिर में यहाँ आसमान की मुलाकात होती है सोडा वाला प्रोडक्शन के मालिक फ्रेडी से। फ्रेडी यहाँ पर आसमान से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर फ्रेडी जो है वो आसमान को बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अजय तलवार से मिलवाना चाहते थे। जब अजय तलवार आसमान के सामने आए तो आसमान जो है वो बहुत ही हैरान था कि आखिरकार अजय तलवार जैसे सुपरस्टार आज उनसे मिल रहा है। अजय तलवार और फ्रेडी जो है वो 6 साल पहले साथ में काम कर चुके हैं। दरअसल में उन दोनों ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है सैलाब। वो फिल्म जो है वो बहुत ही सुपरहिट थी, इसलिए फ्रेडी चाहता है कि अजय तलवार जो है वो सैलाब 2 को साइन कर ले। लेकिन अभी फिलहाल तो अजय तलवार का ऐसा कोई भी मन नहीं है। अब पार्टी में जब रणवीर सिंह मौजूद था कि तभी उसके पास एसएस राजामौली का कॉल आता है। राजामौली जो है वो रणवीर सिंह को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते हैं, जिसके लिए रणवीर सिंह तो तुरंत मान जाता है। लेकिन राजामौली ने कुछ बातें सुनी है कि रणवीर जो है वो करण जौहर के साथ कोई फिल्म करने वाला है और तो और उसका पैर भी टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर रणवीर सिंह जो है वो साफ मना कर देता है और कह देता है कि ये सब बस एक र्यूमर्स है। और तभी हम यहीं पर देख पाते हैं परवेज को, जो कि रणवीर सिंह को देखकर वीडियो बनाने लगता है। जब रणवीर सिंह उनसे बात कर रहा था तो परवेज ने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली थी। अब पार्टी में ही सान्या जो है वो अवतार को एडम नाम के डीजे से मिलाती है। लेकिन अवतार यहाँ एडम से बहुत बुरा भला बोलता है और कहता है कि तुम ना बहुत ही खराब बजा रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसमान के पिताजी को, जिनके हाथों से गलती से अजय तलवार की शर्ट पर ड्रिंक गिर जाती है, जिस वजह से अजय तलवार उनके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। और तो और उन्हें ये बात भी मालूम चल चुकी थी कि ये दरअसल में आसमान के पेरेंट्स हैं। और यहाँ परवेज ने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी रणवीर सिंह चाहता है कि वो डिलीट कर दे, लेकिन परवेज तो नहीं मान रहा था। और तो और उसने अपना मोबाइल फोन जो है वो पैंट के अंदर डाल लिया था, जिसके बाद रणवीर सिंह उसे थोड़ी रिश्वत देता है। वो उसे एक असली वॉच गिफ्ट करता है। लेकिन यहाँ परवेज उससे कहता है कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, मुझे इस तरह की रिश्वत नहीं चाहिए, बस आप एक बार मुझसे प्यार से ही बोल देते, वो वैसे ही डिलीट कर देता। लेकिन फिर भी रणवीर सिंह उसे वो वॉच गिफ्ट करता है। अब पार्टी में फ्रेडी जो है वो आसमान से मिला। फ्रेडी यहाँ पर आसमान को एक ऑफर देता है, मेरे पास 3 फिल्में हैं और उन 3 फिल्मों के लिए मैं तुम्हें लीड एक्टर के तौर पर साइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो आसमान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तो और फ्रेडी जो है वो उसे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी दे देता है। ये देखकर आसमान और सान्या हैरान थे। सान्या उससे कहती है कि इतनी जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उसकी पहली फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो तुम्हें क्या लगता है कि अगली 2 फिल्म वो तुम्हें देगा? और अगर देता भी है तो उनकी टाइमलाइन क्या होगी तुम्हें क्या पता, क्योंकि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आसमान कहता है कि वो हीरो है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और अब क्योंकि सान्या जो है वो आसमान की मैनेजर है, इसलिए सान्या ने तो साफ इनकार कर दिया था कि फिलहाल तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ना करे। और तभी सान्या के पास एक कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर सोडा वाला प्रोडक्शन के मालिक फ्रेडी जो है वो आसमान से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें अगर साइन नहीं करना है तो मत करो। लेकिन यहाँ आसमान जो है वो उन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। आसमान यहाँ फ्रेडी से हरामजादे 5 मूवी के बारे में पूछता है कि आखिरकार उसकी लीडिंग कास्ट जो है वो तैयार हुई है कि नहीं। फ्रेडी भी यहाँ पर बता देता है कि उस फिल्म की सारी कास्ट जो है वो तैयार है। यहाँ पर वास्तव नाम का आदमी आता है और यही बंदा जो है वो हरामजादे 5 का लीड एक्टर है। और वास्तव यहाँ पर आसमान को बताता है कि कल वो संजीव शर्मा के शो राउंड्स टेबल पर जा रहा है, जहाँ पर सारे न्यूकमर को उसने बुलाया है। लेकिन संजीव शर्मा ने आसमान को नहीं बुलाया था। आखिरकार प्रॉब्लम क्या है ये तो नहीं पता। अब पार्टी में ही सान्या की मुलाकात होती है करण जौहर से। सान्या को मालूम चलता है कि करण जौहर के पास एक फिल्म है, जिस फिल्म को पहले रणवीर सिंह करने वाला था और अब करण जौहर एक हीरो की तलाश में है। सान्या यहाँ पर एक नाम रिकमेंड करती है जिसका नाम आसमान था। लेकिन यहाँ पर करण जौहर को ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो अभी अभी आया है और उसकी फिल्म जो है वो बिग बजट होने वाली है। सान्या करण जौहर को भरोसा दिलाती है कि आसमान सबसे अलग है,
वो उनसे ये भी कहती है कि फिल्म का एक्टर भले ही कोई भी हो सकता है, लेकिन फिल्म के हीरो तो आप ही होते हैं। अब पार्टी में ही आसमान की नजर पड़ती है संजीव शर्मा की तरफ, जो कि सक्सेस पार्टी में आया हुआ था। आसमान उसके पास जाता है और कहता है कि फिल्म तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, तो आखिरकार फिल्म की सक्सेस पार्टी में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन संजीव शर्मा ने भी उसे ठीक जवाब तो नहीं दिया था, जो देखकर आसमान को गुस्सा आ जाता है। वो बोतल तोड़कर जब उसके सर पर मारने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है और बताता है कि ये बस एक मजाक था, और अब वो उससे कहता है कि वो कल राउंड टेबल पर आ रहा है। ये सारी चीजें करण जौहर भी देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि इस बंदे में बात तो है, लेकिन फिलहाल वो आसमान को फिल्म नहीं देने वाले। जिसके बाद हम देखते हैं वास्तव को, जो कि नशा करके और नशीले पदार्थ लेकर जब वो बाहर लौटा तो बाहर कुछ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग जो है वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सोडा वाला प्रोडक्शन ऑफिस में यहाँ पर फ्रेडी से मिलने के लिए चिंतामणि नाम का एक आदमी आता है। मालूम चलता है कि चिंतामणि जो है वो एक इन्वेस्टर है और वो सोडा वाला कंपनी की फिल्मों में पैसा इन्वेस्ट करता है, और हाल ही की फिल्म रिवॉल्वर में भी उसके ही पैसे लगे हुए थे। अब चिंतामणि यहाँ फ्रेडी को बताता है कि कल रात क्या हुआ तुम्हें मालूम नहीं है। हरामजादा 5 जो बनने वाली थी उसका लीड एक्टर वास्तव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और हरामजादा 5 में भी चिंतामणि के ही पैसे लगे हुए थे। मालूम चलता है कि फ्रेडी ने चिंतामणि से 300 करोड़ लिए थे, जिनमें से 50 करोड़ से तो उसने रिवॉल्वर फिल्म बना दी है और अब उसके पास 250 करोड़ बचे हैं। तो यहाँ फ्रेडी जो है वो चिंतामणि से कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, हरामजादा 5 को भूल जाओ, मेरे पास सैलाब 2 पर काम करने का मौका है। वो अजय तलवार के साथ 150 करोड़ की फिल्म बनाएगा। ये सुनकर चिंतामणि खुश हो जाता है, क्योंकि अगर फिल्म में अजय तलवार होगा तो फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तो एकदम तय है। अब अगली सुबह आसमान जो है वो परवेज और सान्या के साथ मिलकर राउंड टेबल शो में जाने लगता है। जब वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि परवेज की जो कार है वो एकदम न्यू हो चुकी है। ये देखकर परवेज से पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, तो परवेज बताता है कि कल रात उसे रणवीर सिंह ने एक वॉच गिफ्ट की थी जो कि एकदम असली थी। उसने उसे बेचकर इस कार को नया कर लिया है। और तो और परवेज जो है वो इमरान हाशमी का बहुत बड़ा फैन है। वो कहता है कि सारा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। और अब वो राउंड टेबल के शो में पहुंचे तो वहां आसमान की नजर पड़ती है करिश्मा की तरफ। करिश्मा दरअसल में अजय तलवार की बेटी है, जिसे सभी लोग नेपो किड मानते हैं। हाल फिलहाल में तो उसने कोई भी फिल्म नहीं की है, लेकिन जल्द ही उसकी एक फिल्म आने वाली है। तो अब संजीव शर्मा का राउंड टेबल शो स्टार्ट होता है, जहाँ पर सारे न्यू कमर आए हुए थे। सभी को यहाँ पर कुछ दिलचस्प बातें करनी थी, और जैसे ही करिश्मा ने बोलना स्टार्ट किया कि तभी हम देखते हैं कि अजय तलवार भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को देखना चाहता था कि वो लोगों के साथ पेश कैसे आती है। वो यहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग्स को देखने लगता है, और तभी हम देखते हैं करिश्मा जो है वो हार्ड वर्किंग की बात कर रही थी कि हार्ड वर्क करके वो यहाँ तक पहुँच पाई है। ये सुनकर आसमान हंसने लगता है और कहता है कि तुम अपने पापा की वजह से यहाँ पर पहुँच पाई हो। अगर तुम 2 महीने भी काम नहीं करती हो ना, तब भी तुम तो मर्सिडीज से घूमोगी, लेकिन अगर 2 महीने मैं काम ना करूँ तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। तो आसमान जो है वो यहाँ पर बहुत सारी पंचलाइन मार देता है। उसे ये नहीं मालूम था कि अजय तलवार यहीं पर बैठा हुआ है। वो सारी चीजें देख रहा था, यहाँ तक कि अपनी बेटी की बेइज्जती होता हुआ भी। तो आसमान ने जो राउंड टेबल में किया, जिसके बाद वो और भी ज्यादा फेमस होने लगा था, इसलिए वो एक बार में पार्टी करने के लिए आए थे कि तभी सान्या के पास करण जौहर का कॉल आता है। दरअसल में करण जौहर ने राउंड टेबल का वो शो देख लिया था, जिनमें उसे आसमान बहुत ज्यादा पसंद आया था, और अब इसलिए वो उसे अपनी फिल्म में साइन कर लेते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे कि तभी यहाँ पर सान्या को एक न्यूज मालूम चलती है। उसे पता चलता है कि दरअसल में आसमान ने फ्रेडी की भी 3 फिल्मों को साइन कर लिया है, जबकि सान्या ने उससे ये करने को मना किया था। सान्या बताती है कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर फ्रेडी नहीं माना तो करण जौहर के हाथ से ये फिल्म तो जाएगी, और तो और वो तुझे अटका कर रख देगा। तो वो लोग फ्रेडी से इन 3 फिल्मों के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, इसलिए फ्रेडी उन्हें अगले दिन अपने ऑफिस बुलाता है। जब वो अगले दिन ऑफिस पहुंचे तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था।
तभी उनकी नजर पड़ती है जरद सक्सेना पर, जो कि फ्रेडी से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर हमें जरद सक्सेना की कुछ बातें मालूम चलती है कि 15 साल पहले वो फ्रेडी की एक फिल्म को कर रहा था, लेकिन चोरी छुपे उसने एक और फिल्म साइन कर ली थी। तो फ्रेडी ने उसे उस फिल्म से तो निकलवाया जिस फिल्म को वो कर रहा था, और 15 सालों से जरद सक्सेना अब बीच में ही अटका हुआ है। उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब तक वो मेरी फिल्म नहीं करता है तब तक वो कोई और फिल्म नहीं करेगा। ये सुनकर आसमान पूरी तरह से डर जाता है कि कहीं हमारा हाल भी जरद सक्सेना जैसा ना हो जाए। जिसके बाद वो लोग फ्रेडी से बात करने के लिए पहुंचते हैं। वो उन्हें सारी बातें समझाते हैं कि हाल ही में वो करण जौहर के साथ काम करना चाहते हैं। फ्रेडी उनकी बात समझता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर करण जौहर के साथ तुम काम करते हो तो वो फिल्म सुपरहिट होगी और उसके बाद तुम मेरी फिल्म में काम करोगे तो फिर तुम्हारी फेस वैल्यू और भी ज्यादा बन जाएगी और फिर हमारी फिल्म भी सुपरहिट हो जाएगी। फ्रेडी उनकी बात बहुत ही आसानी से मान गया था। ये बात कहीं ना कहीं सान्या और आसमान को हजम नहीं हो रही थी। अब जब वो घर पहुंचे तो हमने देखा कि अवतार जो है वो अपनी भाभी से बात कर रहा था। मालूम चलता है कि आसमान के पिताजी का लीवर जो है वो फेल हो चुका है, उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आसमान को इन सब के बारे में ना बताए। अवतार भी कह देता है कि वो वादा करता है वो आसमान को कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन शाम को एक पैक पीते ही वो आसमान को सब कुछ बता देता है। पर अवतार आसमान से ये भी कहता है कि वो घर इसके बारे में कुछ भी ना बताए वरना वो मेरी जान ले लेगी। ये सुनकर आसमान को बहुत बुरा लगा था। उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे, इसलिए यहाँ सान्या उससे कहती है कि एक ऐड है जिसका नाम मैन स्मूथ है, अगर तुम उसे करते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अब अगले दिन आसमान और सान्या जो है वो करण जौहर के ऑफिस जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात होती है करिश्मा से। वो भी उन्हीं के ऑफिस जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करिश्मा वहाँ क्यों जा रही है। तब मालूम चला कि करण जौहर जो फिल्म बनाने वाला है उस फिल्म का हीरो आसमान है और हीरोइन जो है वो दरअसल में करिश्मा ही है। ये चीज तो दोनों के लिए ही सरप्राइजिंग थी, क्योंकि हाल ही में वो एक शो में मिले थे जहां उनकी मुलाकात तो है वो ठीक ढंग से नहीं हुई थी। तो जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे कि तभी एक कैमरामैन जो है वो करिश्मा के ऊपर एक गंदा कमेंट कर देता है और उससे कहता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये सुनकर करिश्मा को बहुत बुरा लगा था और यहीं पर हमारा हीरो आसमान भी खड़ा हुआ था। वो तुरंत ही उस कैमरामैन के पास जाता है और कहता है कि अगली बार कुछ भी कहा ना तो खुद के कैमरे में खुद ही कैप्चर नहीं हो पाएगा। जिसके बाद करिश्मा अपने बॉयफ्रेंड समीर के साथ यहाँ से चली जाती है, लेकिन करिश्मा को बुरा लगा कि आखिरकार समीर ने वहाँ कुछ क्यों नहीं बोला। समीर कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। तो फाइनली आसमान जो है वो उस मैन स्मूथ के ऐड के लिए पूरी तरह से रेडी था। मैन स्मूथ का वो ऐड करता है, बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिल जाता है और तभी आसमान और सान्या की नजर पड़ती है राजा मौली और आमिर खान की तरफ, जो कि एक सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। ऐसा सान्या और आसमान को लग रहा था, जबकि दरअसल में आमिर खान तो राजा मौली से कह रहे थे कि इडली और बड़ा पाव में इडली बेस्ट है, लेकिन राजा मौली सर कह रहे थे कि इडली नहीं बड़ा पाव बेस्ट है। जिसके बाद राजा मौली सर जाने लगते हैं। वो आमिर खान से कहते हैं कि बात खत्म नहीं हुई है, यहीं से स्टार्ट होगी। जिसके बाद आमिर खान जो है वो आसमान को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं इडली और बड़ा पाव में क्या बेस्ट है। यहाँ पर आसमान बड़ा पाव बोलता है। ये सुनकर आमिर खान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो उसे हट करके यहाँ से चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब आसमान, अवतार और परवेज जब सभी लोग एक ही जगह पर थे तो अवतार जो है वो आसमान को अपना बनाया हुआ एक गीत सुनाना चाहता था। जब वो सॉन्ग बज रहा था कि तभी यहाँ पर बादशाह आ जाता है। बादशाह के आते ही अवतार जो है वो अपना सॉन्ग बंद कर देता है। बादशाह कहता है कि अच्छा हुआ बंद कर दिया वरना कानों से खून आने वाला था। दरअसल में अवतार जो है वो क्लासिकल सिंगर है और उसने काफी पुराना सॉन्ग गाया था, इसी वजह से किसी को भी वो सॉन्ग पसंद नहीं आ रहा था। बादशाह यहाँ सिर्फ और सिर्फ आसमान से सिर्फ हाय बोलने के लिए आया था, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया। अवतार सान्या से कहता है कि उसका कुछ नहीं होने वाला। उसे ऐसा लगता है कि उसे सिंगिंग जो है वो छोड़ देनी चाहिए। ये पेन ड्राइव में जो सॉन्ग है वो उसे भी फेंक देता है, लेकिन सान्या उसे अपने पास रख लेती है। अब आगे हम देखते हैं अजय तलवार को, जो कि करण जौहर के पास कॉल करता है। दरअसल में अजय तलवार चाहता है कि आसमान की जगह पर करण जौहर जो है वो कोई और हीरो भी ले सकता था, लेकिन करण जौहर कहता है कि उसने आसमान को देख लिया है, वो बहुत ही कमाल का एक्टर है। उसकी जो फिल्म होने वाली है वो एक रोमांटिक एक्शन वाली फिल्म होने वाली है,
जिसमें भर भर के बोल्ड सीन भी होने वाले हैं। ये सुनकर अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसकी बेटी की वो पहली फिल्म होने वाली है और तो और हीरो जो है वो आसमान होने वाला है। अब आगे हम देखते हैं कि अजय तलवार को एक अवार्ड मिलने वाला था, इसलिए वो सभी लोग वहां जा रहे थे। लेकिन अजय तलवार का एक बेटा है जिसका नाम सौमिक है और वो बहुत ही बदतमीज है। वो किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता। ये सारी चीजें देखते हुए अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये सभी लोग एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, जहां मालूम चलता है कि फ्लाइट जो है वो 40 मिनट लेट है। तभी यहाँ पर करिश्मा की मुलाकात आसमान से होती है, जो कि एयरपोर्ट के स्टोर पर ही एक परफ्यूम खरीद रहा था। यहाँ उन दोनों की मुलाकात होती है और उन दोनों की बातों से हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच अब सारी चीजें जो है वो ठीक हो चुकी है और वो अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। दरअसल में आसमान जो है वो अपने घर वापस आ रहा था, क्योंकि उसके पिता की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो यहाँ पर आकर अपनी फैमिली वालों से मिला। आसमान ने यहाँ अपनी माँ को पैसे दिए ताकि उसके पिता का लीवर का इलाज हो सके। अब खाना खाने के बाद आसमान और उसके पिता जो है वो वॉक पर जाते हैं, जहाँ पर आसमान के पिता आसमान को समझाते हैं कि तू आसमान है, इस इंडस्ट्री में रहने के बाद तू कभी भी अपना सर जो है वो झुकाना मत। भले ही सर को कटा देना, लेकिन झुकाने के बारे में कभी भी मत सोचना। अब जब वो बात कर ही रहे थे कि तभी आसमान के पास फ्रेडी का कॉल आता है, जो कि उसे किसी अर्जेंट काम के लिए अपने पास बुलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रेडी को, जो कि अपनी फिल्म के काम में लगा हुआ था। और तभी हम यहाँ पर एक फैशन डिजाइनर को देख पाते हैं, जिससे फ्रेडी की बहस हो जाती है और वो फैशन डिजाइनर भी यहाँ फ्रेडी से ठीक ढंग से बात नहीं करती। ये देखकर फ्रेडी को गुस्सा आ जाता है और वो उस फैशन डिजाइनर को लात मार देता है। वो कहता है कि वो किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाता। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आसमान आ जाता है। आसमान यहाँ फ्रेडी से जानना चाहता था कि आखिरकार ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है। फ्रेडी यहाँ आसमान से कहता है कि तूने जो करण जौहर की फिल्म साइन की है, तू इस फिल्म को नहीं करेगा। ये सुनकर आसमान हैरान था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो फ्रेडी ने कहा था कि वो उसकी फिल्म कर सकता है। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा और आसमान ने साफ इनकार कर दिया कि वो करण जौहर की फिल्म करेगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। और तो और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी फ्रेडी उससे बहुत ही गंदी बात बोल देता है, जो देखकर आसमान को गुस्सा आ जाता है। वो उसे भी एक जोरदार लात मारता है और जब वो उसे घूसा मारने ही वाला था कि तभी वो फ्रेडी से कहता है कि वो भी औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। जिसके बाद आसमान यहाँ से जाने लगता है। आसमान ने भले ही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया हो, लेकिन उसे मालूम है कि फ्रेडी जो है वो कोई लीगल एक्शन ले सकता है। लेकिन हाल ही में उसके पिता ने समझाया है कि झुकना नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि आसमान ने फ्रेडी के साथ जो किया है, वो सारी बातें जो है वो सानिया को मालूम चल चुकी है। सानिया जानती है कि फ्रेडी जो है वो जरूर लीगल एक्शन लेगा, यहाँ तक कि हमें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। ये एक सीरियस सिचुएशन है। तो वहीं आसमान जो है वो वर्कशॉप के काम के लिए गोवा जाने वाला है और उसके साथ परवेज भी जाने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करण जौहर जो है वो अपनी फिल्म को अनाउंस करता है, जिसमें वो करिश्मा और आसमान के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसकी फिल्म जो है वो अभी तक की सबसे ज्यादा रोमांटिक और एक्शन वाली फिल्म होने वाली है और उसमें इंटीमेसी वाले सीन भी भर भर कर होने वाले हैं। करण जौहर जो सब कुछ मीडिया के सामने बोल रहा है, ये सारी चीजें अजय तलवार भी देख रहा है और उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा है। दरअसल में अजय तलवार को करण जौहर के बोल्ड सीन से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे प्रॉब्लम है तो आसमान से। तो फाइनली आसमान और परवेज जो है वो गोवा पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात होती है करिश्मा से, जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पर आई हुई थी। तो वहां पहुंचते ही करिश्मा जो है वो करण जौहर के पास कॉल करती है और पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर उन्हें सिखाने कौन वाला है। तो करण जौहर बताता है कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को हायर किया है जो कि तुम्हारे इन बोल्ड सीन में तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है। जिसके बाद करण जौहर आसमान से बात करता है। वो उससे पूछता है कि सुना है कि तुमने फ्रेडी के साथ मिलकर 3 फिल्में साइन की है, लेकिन आसमान बताता है कि वो सारी चीजें सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन करण को मालूम है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं मुंबई में अवतार को, जो कि चुपचाप जब एक जगह पर बैठा हुआ था कि तभी यहाँ पर जरद सक्सेना आता है। अवतार ने जब जरद सक्सेना को देखा तो वो उसे देखकर सोचता है कि इस बंदे को पहले तो कभी देखा है, जैसा कि हर एक इंसान सोचता है। तो वहीं गोवा में हम देखते हैं कि आसमान और करिश्मा को सिखाने के लिए कोई और नहीं बल्कि इमरान हाशमी आया था, जो कि परवेज का फेवरेट एक्टर है। उसे देखते ही यहाँ पर परवेज जो है वो सॉन्ग गाने लगता है
वो इतना इमोशनल हो जाता है कि सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। पर इमरान हाशमी उससे साफ कह देता है कि आगे से कोई भी गाना मत गाना, जिसके बाद वो करिश्मा और आसमान को उनके सीन के बारे में समझाने लगता है। तो मुंबई में हम देखते हैं अवतार को, जो कि मुंबई की सड़कों पर घूम रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ लड़कों पर जो कि सॉन्ग पर डांस कर रहे थे। दरअसल में जिस सॉन्ग पर वो लड़के डांस कर रहे थे वो सॉन्ग दरअसल में अवतार का बनाया हुआ है। भले ही वो रिमिक्स हो गया हो, लेकिन वो सॉन्ग तो अवतार का ही है ना। ये देखकर वो लड़कों पर बहक जाता है, उनसे फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। वो लड़के भी आगे आकर अवतार को मारने की कोशिश करने वाले थे कि तभी यहाँ पर जरज सक्सेना आ जाता है। वो लड़कों को डराता है और वो लड़के यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। तो इस तरह से जरज और अवतार की दोस्ती हो जाती है। दोनों इस इंडस्ट्री में 15-20 साल पुराने हैं, लेकिन उन दोनों को ही काम नहीं मिल पाया है। जब अवतार अपने घर पहुंचा तो उसकी मुलाकात सान्या से होती है। सान्या उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा सॉन्ग बेच दिया है। वो उसे पैसे भी देती है और कहती है कि इस सॉन्ग को दरअसल में एडम ने रिमिक्स किया है। क्लासिकल सॉन्ग को उसने एक डीजे वाले सॉन्ग में बदल दिया, उसे यूट्यूब पर भी डाला है, तुम्हारा नाम भी मेंशन किया है। ये सुनकर अवतार खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर एडम भी आ जाता है और सान्या उनसे कहती है कि तुम दोनों मिलकर चाहो तो बहुत अच्छा एल्बम बना सकते हो, क्योंकि अवतार को क्लासिकल म्यूजिक और सॉन्ग की बहुत अच्छी समझ है। तो वही एडम जो है वो आज की जनरेशन के हिसाब से उन्हें डीजे के रूप में बदल देता है। यहाँ दूसरी तरफ गोवा में आसमान और करिश्मा को इमरान हाशमी सिखा तो रहा है, लेकिन दोनों ही ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जो सारी चीजें देखकर इमरान हाशमी को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो उन्हें कुछ दिन साथ में रहने के लिए कहता है ताकि एक दूसरे को समझे, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से एक्टिंग कर पाए। इमरान हाशमी चाहता था कि सारी फीलिंग्स और इमोशन जो है वो बाहर निकल कर आए, लेकिन ये लोग तो सीरियस ही नहीं ले रहे थे, जिस वजह से इमरान हाशमी इनके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। अब रात को जब ये लोग साथ में बैठे हुए थे कि तभी यहाँ पर आसमान नोटिस करता है कि करिश्मा के पैर में चोट लगी है। तब आसमान करिश्मा के पैर के चोट को ठीक करने लगता है और अब उनके बीच में एक कनेक्शन बन चुका था। जब दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर इमरान हाशमी आ जाता है और इन दोनों को कहता है कि मेरा काम अब खत्म हो चुका है, अब मुझे तुम्हें सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसीलिए आया था। अब जाते जाते वो दोनों से ही मिलता है और यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब ये लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे और खाना खा रहे थे कि तभी करिश्मा के गले में एक हड्डी फंस जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान थे और आसमान तो डर गया था। तब परवेज के कहने पर उसने उसे पीछे से धक्का देकर उस हड्डी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से वो हड्डी निकाल रहा था ये सारी चीजें काफी ऑकवर्ड लग रही थी और एक कैमरामैन ने इसका फायदा भी उठाया और एक वीडियो बना डाली। लेकिन कैमरामैन को भी क्या लेना देना था, आसमान ने तो करिश्मा की जान बचाई है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अजय तलवार के घर पर समीर की पूरी फैमिली खाने पर आई हुई थी। थोड़ी देर के बाद ही करिश्मा भी आने वाली थी। सभी लोग जब यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी न्यूज चैनल पर करिश्मा और आसमान की एक वीडियो आती है। उस वीडियो में आसमान तो करिश्मा की गले की हड्डी निकाल रहा था, लेकिन लोग उसे कुछ और ही समझ बैठे। करिश्मा का बॉयफ्रेंड समीर जब ये सारी चीजें देखता है तो वो तो पूरी तरह से बौखला जाता है और यहाँ अजय तलवार का भी यही हाल था। वो अपनी पत्नी को बुरी तरह से चिल्लाता है क्योंकि इस तरह की हरकत वो भी सभी के सामने अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ करण जौहर को ये बात मालूम चल चुकी है कि आसमान ने फ्रेडी की 3 फिल्में साइन की है। करण जौहर उसे 24 घंटे का टाइम देता है कि अगर उसने 24 घंटे के अंदर ये सारी चीजें सॉर्ट नहीं की तो वो उसे इस फिल्म से बाहर निकाल देगा। अब करिश्मा जब अपने घर पहुंची तो करिश्मा की बात बिना सुने ही यहाँ उसके घर वाले जो है वो उसे बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ करिश्मा को बोलने का मौका मिला तो वो अपने घर वालों को बहुत सुनाती है और कहती है कि आसमान ने उसकी लाइफ बचाई है, वो मरते मरते बची है। ये वीडियो जो है वो सारे न्यूज चैनल पर फैल चुकी थी, इसलिए आसमान की माँ भी उसे बुरी तरह से चिल्ला रही थी। आसमान को इस वीडियो का कोई टेंशन नहीं था, उसे टेंशन था तो फ्रेडी की उन 3 फिल्मों का कि आखिरकार उस कॉन्ट्रैक्ट पर उसके साइन है। फ्रेडी की उन 3 फिल्मों की वजह से वो करण की फिल्म नहीं कर पाएगा। करण ने उसे चेतावनी भी दे दी है और फ्रेडी का तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि तभी हम देखते हैं फ्रेडी को जो कि मसाज करवा रहा होता है और उसने ठान लिया है कि वो तो आसमान की पूरी जिंदगी खराब करके मानेगा। कि तभी यहाँ गफूर भाई के कुछ लोग जो हैं वो फ्रेडी के पास आते हैं, वो उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं और कहते हैं
कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, तुझे उस पर साइन करना पड़ेगा। दरअसल वो यहाँ पर वही आसमान के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आए थे ताकि वो इस डील को कैंसिल कर सकें। फ्रेडी को यहाँ पर बुरी तरह से बांधा गया था। वो समझ गया था कि लोगों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया जाए। वो यहाँ पर साइन कर देता है, जिसके बाद फ्रेडी यहाँ से सीधा अगले दिन जो है वो अजय तलवार के पास जाता है। वो उसे ये सारी चीजें बताता है। अजय तलवार उससे कहता है कि आसमान को तुम्हें करण जौहर की फिल्म से निकालना होगा। अगर आसमान करण जौहर की फिल्म करेगा तो मैं तेरी फिल्म नहीं करूंगा। ये सुनकर फ्रेडी डर जाता है। वो कहता है कि मेरा सारा पैसा जो है वो सैलाब 2 में लगा हुआ है, अगर तू फिल्म नहीं करेगा तो वो सड़क पर आ जाएगा। उसकी 30 साल की मेहनत जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। लेकिन अजय तलवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो आसमान को करण जौहर की फिल्म से निकालना है बस। दूसरी तरफ हम देखते हैं गफूर भाई के बहुत सारे लोगों को जो कि मुंबई के एक तटीय इलाके में थे, क्योंकि गफूर भाई आज मुंबई वापस लौटने वाले थे। जिसके बाद गफूर भाई यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। तो वही आसमान का घर जो है वो पूरी तरह से सूना था, क्योंकि फ्रेडी के कॉन्ट्रैक्ट की उन्हें बहुत फिक्र थी। कि तभी यहाँ पर परवेज आता है और वो आसमान को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है जिस पर फ्रेडी के साइन थे। ये देखकर तो वो सभी लोग बहुत खुश हो चुके थे, क्योंकि परवेज ने ऐसा कैसे किया उन्हें समझ नहीं आ रहा था। परवेज यहाँ बताता है कि उसने तो बस फ्रेडी से शांति से बात की और वो तुरंत मान गया। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एडम और अवतार भी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि वो दोनों साथ में काम करने वाले हैं तुम्हारी ही फिल्म में, और अब तो सब कुछ घर में बिल्कुल ठीक हो रहा था, खुशी का माहौल था, इसलिए आज रात वो पार्टी करने वाले थे। पार्टी में आसमान करिश्मा को भी बुलाना चाहता है। जब करिश्मा अपने घर से निकल रही थी कि तभी अजय तलवार उसे रोक लेता है और कहता है कि समीर और उसकी फैमिली जो है वो आज रात खाने के लिए आने वाली है, इसलिए तुम नहीं जा सकती। इसलिए करिश्मा आसमान के पास कॉल करके बता देती है कि वो आज नहीं आ सकती। ये सुनकर आसमान को दुख हुआ था, और तभी परवेज की नजर पड़ती है सानिया की तरफ, जो कि एक लड़की को किस कर रही थी, और उसे मालूम चला कि सानिया तो दरअसल में LGTB है। तब यह आसमान बताता है LGTB नहीं LGBTQ। ये सुनकर परवेज कहता है क्यों, उसकी जो भी मर्जी है वो कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेडी का दिवालिया बिल्कुल नजदीक है। उसके पास सिर्फ 3 दिनों का समय बचा हुआ है, जिसके बाद उसकी पूरी कंपनी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, और ये कंपनी जो है वो चिंतामणि के नाम हो जाएगी। फ्रेडी को अपनी कंपनी बचाने के लिए क्या करना है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो वही अवतार जो है वो एडम के साथ मिलकर म्यूजिक बनाने लगता है। यहाँ पर अवतार जो है वो क्लासिक सॉन्ग को बनाता है, और यहाँ पर एडम जो है वो उन सॉन्ग को बहुत ही अच्छी तरीके से रिमिक्स कर देता है। तब आसमान और करिश्मा को अपनी एक्टिंग क्लासेस और वर्कशॉप के काम के लिए करण सर के ऑफिस जाना था। जब वो करिश्मा के घर से निकलने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर अजय तलवार आ जाता है। अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि करिश्मा आसमान के साथ रहे, इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि ये वर्कशॉप वाला काम तुम हमारे घर पर भी रहकर कर सकते हो, हमारे घर बहुत अच्छा स्टाफ है, अच्छी सारी फैसिलिटीज है, तो तुम यहीं पर काम करो। तो अजय तलवार उनके काम को, एक्टिंग को देखने लगता है, और ये सीन दरअसल में कुछ इंटीमेसी वाले थे, जो देखकर यहाँ पर अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कि तभी हम देखते हैं कि अजय तलवार का एक फैन जो है वो फेंसिंग कूदते हुए अंदर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा रो रहा था, लेकिन अजय तलवार ने उसे चुप कराया, उसे भगाया नहीं, बल्कि अपने साथ एक फोटो क्लिक करवाई और उससे कहा कि अगली बार इस तरह से बिल्कुल भी मत आना। ये देखकर आसमान को बड़ा अच्छा लगा कि अजय तलवार जो है वो अपने फैंस को लेकर कितने हम्बल हैं। जिसके बाद आसमान यहाँ से जाने लगता है, और मालूम चलता है कि कल जो है वो करिश्मा का जन्मदिन है, इसलिए वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब अगली सुबह जब अजय तलवार की मुलाकात करण जौहर से हुई, तो यहाँ पर अजय तलवार करण जौहर से कहता है कि तुम्हारे स्क्रिप्ट में बहुत सारे बोल्ड सीन हैं, इंटीमेसी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें थोड़ा कम कर दो। लेकिन करण जौहर कहता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी स्क्रिप्ट से छेड़छाड़ की जाए, और ना ही आगे कभी होगा। ये सारी चीजें सुनने के बाद अजय तलवार को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना समीर को इन सब के बीच में लाया जाए। आज क्योंकि करिश्मा का जन्मदिन है, इसलिए वो कुछ अलग करने वाला था। अब सोडा वाला प्रोडक्शन कंपनी में ही जीजी भाई की मुलाकात होती है जरद सक्सेना से। जीजी भाई दरअसल में फ्रेडी के लिए काम करता है, और वो यहाँ जरद सक्सेना के सामने सारी चीजें बता देता है
कि दरअसल में करण जौहर के साथ आसमान जो फिल्म कर रहा है वही असली फसाद की जड़ है, क्योंकि अगर आसमान करण जौहर की फिल्म करेगा तो अजय तलवार यहाँ फ्रेडी की फिल्म नहीं करने वाला। तो आज रात करिश्मा की बर्थडे पार्टी है जहाँ पर बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हुए थे और यहाँ पर आसमान और परवेज भी पहुंच चुके थे। थोड़ी देर के बाद ही करिश्मा की मुलाकात होती है बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार सलमान खान से, जो कि करिश्मा को जन्मदिन की बधाई देते हैं और चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। अब आसमान करिश्मा से मिलता है, वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था और अजय तलवार की पूरी नजर जो है वो आसमान और करिश्मा के ऊपर ही है। आसमान ने जो गिफ्ट लेकर आया था वो एक चेन थी, आसमान उसे पहनाता भी है और फिर थोड़ी देर के बाद ही समीर यहाँ करिश्मा को स्टेज पर बुला लेता है। वो केक काटते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ही समीर जो है वो करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यहाँ करिश्मा को समझ नहीं आया था कि क्या करना है, बहुत सारी पब्लिक थी और वो रिलेशनशिप में भी थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोलना पड़ा, जबकि करिश्मा का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें देखते हुए आसमान को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो करिश्मा को पसंद करने लगा था। वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर भी वो बहुत ज्यादा उदास था। सभी लोग उसे सहारा देने की कोशिश करते हैं कि तभी सान्या उसे गुड न्यूज बताती है कि फिल्म फेयर अवार्ड शो में तुम्हें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आज रात पार्टी करने की डिमांड भी रख लेते हैं। अवतार भी यहाँ पर मौजूद था और वो भी चाहता है कि इस पार्टी में वो अपने दोस्त को भी शामिल करे। उसका दोस्त कोई और नहीं बल्कि जरद सक्सेना है, जो कि हाल ही में बना था। जरद सक्सेना तब जीजी भाई के साथ मौजूद था। दूसरी तरफ हम देखते हैं करिश्मा को, जो कि अपने पिता से मिलती है और कहती है कि मैंने हाल ही में समीर से बात की है, उसका प्रपोज करने का कोई इरादा नहीं था, ये सारा प्लान जो है वो आपका था, आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तब करिश्मा बहुत अच्छे से समझ जाती है कि उसके पिता जो है वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो अब ये सभी लोग पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर आसमान ने सभी को बुलाया था, मतलब कि ये सभी लोग मौजूद थे कि तभी आसमान की नजर पड़ती है न्यूज चैनल पर, जहाँ पर न्यूज चल रही थी कि किस तरह से समीर ने करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज किया। कि तभी इस क्लब में कुछ और भी लड़के मौजूद थे जिन्हें ये नहीं देखना था, वो तो फुटबॉल देखने वाले थे। इसी वजह से उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और आसमान उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन वो बहुत सारे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है गफूर भाई के लोगों की, जो कि उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और कहते हैं कि गफूर भाई जो है वो मुंबई आ चुके हैं और अब तेरे ऊपर 2 एहसान चढ़ चुके हैं, इसलिए गफूर भाई जो है वो तुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन हमारा हीरो उनसे नहीं मिलता है, बल्कि वो तो बाहर जाकर करिश्मा से बात करने लगता है। करिश्मा उससे कहती है कि आखिरकार तुम बिना बताए पार्टी से कैसे चले गए थे। आसमान बताता है कि उसे एक जरूरी काम आ गया था और इसी वजह से उसने वहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। कि तभी यहाँ पर करिश्मा ने उसे प्रपोज कर दिया और कहा कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन ये सारी चीजें आसमान नहीं सुन पाया था क्योंकि गफूर भाई के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। तो आगे हम देखते हैं कि गफूर भाई के लोगों ने आसमान को किडनैप कर अपने साथ ले गए थे। जब वो जिस जगह से उसे किडनैप कर रहे थे तो ये सारी चीजें जो है वो जरद सक्सेना ने देख ली थी और वो उनका पीछा करते उस जगह तक पहुंच चुका था जहां पर उन लोगों ने आसमान को लेकर गए थे। दरअसल में वो जगह जो है वो बहुत ही खुफिया भरे इलाके में है और वहीं पर गफूर रहता है, जो कि 5 कंट्री का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। आसमान यहाँ पर सोच रहा था कि आखिरकार गफूर भाई ने उसे अपने पास क्यों बुलाया है। गफूर भाई बताते हैं कि उसकी बेटी जो है वो एक राइटर है और मैं तेरे साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कि मेरी खुद की जिंदगी पर बेस्ड है, मतलब कि ये एक बायोपिक है। ये सारी चीजें सुनने के बाद आसमान यहाँ कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने यहाँ कुछ भी कहा तो उसके टुकड़े टुकड़े होना एकदम तय है। दूसरी तरफ आसमान के घर वाले दोस्त जो है वो चिंता फिक्र कर रहे थे, क्योंकि रात से आसमान जो है वो घर नहीं लौटा था। इसलिए सान्या कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द अब पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ आसमान आ जाता है और वो इन्हें सब कुछ बता देता है कि उसे गफूर भाई के लोगों ने अपने साथ ले गए थे और वो परवेज को बताते हैं कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि फ्रेडी ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन लेने के लिए गफूर भाई के लोगों से मदद ली थी। इसी वजह से अब गफूर भाई के लिए तो आसमान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और यहाँ करिश्मा जो है वो आसमान के पास लगातार कॉल और मैसेजेस करती है, लेकिन आसमान उनका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड समीर आ जाता है, जो कि उसे कुछ खाना खिलाने के लिए आया था,
करिश्मा का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। समीर यहाँ करिश्मा से कहता है कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। ये सुनने के बाद करिश्मा जो है वो समीर को किस कर लेती है। बाद में समीर जब यहाँ से निकला तो बाहर उसकी मुलाकात होती है सौमिक से। सौमिक एक ऐसा बंदा है जो कि घर वालों तक का नहीं है और अपनी बहन के बारे में वो बहुत ही गंदी बातें करता है, वो भी समीर के सामने। सौमिक यहाँ समीर से कहता है कि घर वाले करिश्मा की शादी तुमसे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। जब एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद करिश्मा तो किसी दूसरे एक्टर के साथ रहने लगेगी। और यहाँ हम देखते हैं फ्रेडी को जो कि अपनी सैलाब फिल्म की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है कि तभी यहाँ पर जरद सक्सेना आता है। जरद सक्सेना फ्रेडी से कहता है कि मैं एक लौता वो बंदा हूँ जो कि तेरी कंपनी को बचा सकता है। दरअसल में जरद जो है वो गफूर भाई के लोगों का पीछा करते करते उस खुफिया अड्डे तक पहुंच चुका था और उसने वहां जाकर गफूर भाई और आसमान की वो वीडियो बना ली थी जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जरद कहता है कि अगर इस वीडियो को तुम करण के पास भेजोगे तो करण जो है वो आसमान को अपनी फिल्म से निकाल देगा और तुम्हारी डील है अजय तलवार से। अजय तलवार को जब ये बात मालूम चलेगी तो वो सैलाब 2 के लिए मान जाएगा। फिर जरज बताता है कि ये सब कुछ वो फ्री में नहीं कर रहा है बल्कि अब उसका चमकने का टाइम आ चुका है। जरज कहता है कि अब सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस फिर से स्टार्ट हो जाएगा और उस प्रोडक्शन हाउस में वो 51% का पार्टनर होगा। तब ये वीडियो मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। तो फ्रेडी के पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वो तो जल्दी से मान जाता है और फिर फौरन वो अजय तलवार के पास पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि सैलाब 2 के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ फ्रेडी ने अजय तलवार को वो वीडियो बता दिया था जिसमें आसमान जो है वो गफूर भाई से मिल रहा है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि आसमान का अंडरवर्ल्ड से लिंक है। ये देखने के बाद अजय तलवार ये वीडियो तुरंत ही करण के पास भेज देता है। करण जब ये वीडियो देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था और फिर उसने तुरंत फैसला लिया कि उसकी फिल्म में आसमान काम नहीं कर सकता है। हालांकि करण ने आसमान को अभी ये नहीं बताया था बल्कि उसने सबसे पहले करिश्मा को बताना सही समझा। करिश्मा को जब ये बात मालूम चली तो वो तुरंत ही अपने पिता अजय तलवार के पास जाती है। वो उनसे कहती है कि क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, लेकिन अजय तलवार बताता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। तो यहाँ करिश्मा जो है वो अजय की बात मान लेती है। अब क्योंकि करिश्मा जो है वो आसमान के साथ नहीं थी इसलिए परवेज जो है वो आसमान से कहता है कि तुझे किसी और लड़की पर ट्राई करना चाहिए वरना तू इसी तरह से सिंगल रह जाएगा और तेरा ये जादू भी खत्म हो जाएगा। तो आसमान भी यहाँ पर अपना जादू चलाता है और एक लड़की को अपने साथ ले जाता है, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताता है और जब यहाँ पर वो लड़की आसमान को किस कर रही थी कि तभी ये सारी चीजें जो है वो करिश्मा ने देख ली थी। उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो आसमान से प्यार करने लगी थी। हालांकि आसमान यहाँ पर रुक जाता है और वो यहाँ उस लड़की से कहता है कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करिश्मा को कौन समझाए। करिश्मा तो वहाँ रोते धोते अपने घर पहुँचती है जहाँ करिश्मा के माता पिता आपस में बात कर रहे थे। करिश्मा की माँ यहाँ जैसे कहती है कि इस तरह अभी करिश्मा को शादी नहीं करनी चाहिए, इतनी जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अजय बताता है कि वो लोग बहुत सालों से रिलेशनशिप में हैं, इसलिए उन्हें तो शादी करना ही चाहिए। कि तभी करिश्मा उनके पास आती है जो कि काफी ज्यादा रो धो रही थी और वो अपने पिता अजय से कहती है कि वो शादी के लिए तैयार है, वो जल्द से जल्द समीर से शादी करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सान्या जो है वो आसमान को बताती है कि तुझे करण ने फिल्म से निकाल दिया है, जो कि आसमान के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया था। उसे मालूम चला है कि करण ने उसे फिल्म से इसलिए निकाला क्योंकि आसमान का अंडरवर्ल्ड से लिंक है। ये सब कुछ दरअसल में परवेज की वजह से हुआ था, इसलिए आसमान यहाँ परवेज के ऊपर गुस्सा निकालता है और उसे एक थप्पड़ भी दे मारता है। आसमान परवेज के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। परवेज कहता है कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो दिल से किया और तेरे लिए किया, कभी ये नहीं सोचा कि कभी कुछ गलत हो सकता है, लेकिन आज तुझे इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। परवेज यहाँ दुखी होकर चला जाता है और वहाँ आसमान का भी बुरा हाल था। फिल्म भी चली गई थी, परवेज भी चला गया था, उसका भी बहुत बुरा हाल था। अगली सुबह सान्या के पास आसमान की मां नीतू का कॉल आता है। नीतू यहाँ सान्या को बताती है कि उन्हें नया लीवर मिल चुका है और वो जल्द ही सर्जरी भी करने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत ही दिल्ली आ जाए। ये सुनने के बाद आसमान, अवतार और सान्या जो है वो तुरंत ही दिल्ली पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, जहां आसमान के पिता की सर्जरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और अगले 48 घंटे जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं।
और जब आसमान के पिता आसमान से मिले तो उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि आसमान जो है वो फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ था। यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे, सभी लोग बहुत खुश लग रहे थे और इस माहौल को काफी अच्छा बना रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर परवेज भी आ जाता है, जिसे आसमान के पिता अपना दूसरा बेटा मानते हैं। अब आसमान के पिता आसमान से कहते हैं कि करण जौहर की फिल्म कैसी चल रही है, जिस पर आसमान झूठ बोल देता है। आंखों में आंखें डालकर वो कह देता है कि अगले हफ्ते से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। आसमान के पिता उससे कहते हैं कि तू आसमान है, तू हमेशा कमाल करता रहेगा। जिसके बाद वो आसमान के पिता को आराम करने देते हैं और ये लोग बाहर चले जाते हैं। आसमान की मां नीतू समझ चुकी थी कि आसमान और परवेज के बीच में बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। वो उनसे वजह पूछती है तो परवेज बताता है कि आसमान ने उसे थप्पड़ मारा है, जिस वजह से मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। तब आसमान भी बता देता है कि माँ आपको पता नहीं है इसने मेरे साथ क्या किया है। माँ कहती है कि कुछ भी किया हो लेकिन इस तरह से थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए। नीतू यहाँ आसमान को सॉरी बोलने के लिए कहती है, लेकिन परवेज कहता है कि जिस तरह से इसने मुझे थप्पड़ मारा था मैं भी इसे थप्पड़ मारूंगा, लेकिन अभी नहीं मारूंगा, जब मेरा दिल करेगा तब मारूंगा, सही वक्त पर मारूंगा। तो अब इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, अब बस इन्हें 48 घंटे किसी भी तरह से निकालने थे। लेकिन आसमान को इस बात का दुख है कि उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर झूठ कहा है कि वो करण की फिल्म कर रहा है, जबकि उसे तो फिल्म से निकाल दिया गया है। जैसे ही वो अंदर गया तो मालूम चला कि उसके पिता जो है वो अब नहीं रहे। वहाँ का माहौल एकदम पूरी तरह से शांत हो चुका था। उन सब का हाल जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था, क्योंकि हाल ही में तो वो अपने पिता से मिले थे, तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। आसमान का अपने पिता को इस दुनिया से छोड़कर चले जाना आसमान को बहुत दुख देता है। उससे भी ज्यादा दुख ये देता है कि जब लास्ट बार अपने पिता से मुलाकात की तो उसने उनसे झूठ कहा था। वो अपनी माँ से कह देता है कि वो फिल्म फेयर के अवार्ड शो में नहीं जाएगा, लेकिन नीतू कहती है कि तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तेरे पिता की आखिरी इच्छा थी। वो कहती है कि तू जरूर जाएगा और तेरे साथ हम भी जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजय तलवार और करिश्मा भी इस अवार्ड शो में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। और जब करिश्मा यहाँ अजय तलवार के आईपैड को चेक करती है तो उसे वहाँ एक वीडियो दिखाई पड़ता है, और इसी वीडियो की वजह से आसमान जो है वो करण की फिल्म से बाहर हुआ था। अजय तलवार ने करण के पास ये वीडियो भेजा था और उससे कहा था कि इसे फिल्म से निकाल दो। तो अब ये लोग अवार्ड शो के लिए पूरी तरह से रेडी थे, और अवतार भी यहाँ आसमान से आकर कहता है कि वो करण जौहर के लिए काम तो कर रहा था, लेकिन अब वो उसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस फिल्म में तू नहीं उस फिल्म में मैं नहीं। थोड़ी देर के बाद उनकी केबिन में एक बंदा आता है। वो कहता है कि आपसे मिलने के लिए दरअसल में बादशाह आए हैं। लेकिन ये सुनकर अवतार को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अवतार को वैसे ही बादशाह बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उस बंदे से बादशाह के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलकर आखिरी में कह देते हैं कि घंटे का बादशाह, जबकि यहाँ अवतार को मालूम नहीं था कि दरअसल में वो बादशाह सिंगर की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि SRK की बात कर रहे थे। वो बंदा जाकर SRK को बता देता है कि अवतार जो है वो आपसे नहीं मिलना चाहता, और उसके लास्ट के वर्ड थे घंटे का बादशाह। ये सुनकर शाहरुख पूरी तरह से हैरान था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जरक सक्सेना SRK से मिलता है। SRK जब उसे देखता है तो उसे याद आता है कि इसे कहीं देखा है। अब थोड़ी देर के बाद ही बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस अवार्ड शो में आ जाते हैं, जहां मालूम चलता है कि अर्जुन कपूर और राजकुमार राव को भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। दोनों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अवार्ड तो वही जीतने वाले हैं। तो फिल्म फेयर को होस्ट करने के लिए शाहरुख खान आते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो देने वाला है। तो बेस्ट एक्टर का नाम अनाउंस करने से पहले अर्जुन कपूर और राजकुमार राव को ऐसा लग रहा था कि ये अवार्ड तो उनके ही नाम होने वाला है। दूसरी तरफ आसमान का कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन ये अवार्ड जो है वो आसमान को मिलता है। आखिर में आसमान की बारी आती है स्पीच की, तो आसमान कहता है कि उसे 1% भी आइडिया नहीं था कि वो ये अवार्ड जीत सकता है। इसी वजह से उसने स्पीच की तैयारी बिल्कुल नहीं की है, लेकिन ये अवार्ड वो अपने पिता के नाम करना चाहता है, जिन्होंने उसका सर जो है वो कभी भी झुकने नहीं दिया। जब वो वहां से बाहर निकला तो आसमान की मुलाकात करिश्मा से होती है, और करिश्मा आसमान को वीडियो बताती हुई कहती है कि सब कुछ मेरे पिता अजय तलवार ने किया है। करण की फिल्म से भी अजय तलवार ने ही तुम्हें बाहर निकलवाया है। ये देखकर आसमान तुरंत ही अजय तलवार के पास जाता है। आसमान यहाँ उनसे पूछता है कि आखिरकार मैंने आपका क्या किया है कि आप मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। मेरे हाथों से फिल्म चली गई, मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप फिर भी मेरे ऊपर रहम नहीं कर रहे हैं। उसने अपने पिता की आंखों में आंख डालकर झूठ कहा कि वो करण की फिल्म कर रहा है। तब अजय कहता है कि तू तो बहुत कावर्ड है कि तू अपने पिता की आंखों में आंख डालकर झूठ कह रहा है। ये सुनकर आसमान को गुस्सा आ जाता है
और जब अजय तलवार स्टेज पर जा ही रहा होता है कि तभी आसमान जो है वो अजय तलवार के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे सीधा स्टेज पर ले जाता है, जहां वो सभी के सामने उसके मुंह पर एक पंच मारता है, जिस वजह से ये पंच जो है वो वायरल हो चुका था। सारे टीवी के न्यूज चैनल पर यही छाया हुआ था कि आखिरकार एक सीनियर एक्टर को कोई इस तरह से कैसे पंच मार सकता है। सभी का कहना यही था कि अब आसमान को बाइकआउट किया जाए, और तो और सभी लोग आसमान को बाइकआउट करने के नारे भी लगा रहे थे और अब उसे जेल भी हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद ही सानिया यहाँ पर आती है। सानिया यहाँ पर बेल पेपर लेकर आई थी, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसलिए अजय तलवार के कहने पर ही अब यहाँ आसमान की बेल हो सकती है। कि तभी हम देखते हैं कि अजय तलवार भी पुलिस वालों के पास कॉल करता है और कह देता है कि आसमान को बाहर निकाल दो। तभी यहाँ करिश्मा आती है और करिश्मा को ऐसा लगा कि शायद उसके पिता अजय तलवार जो है वो पुलिस वालों से बात कर रहे हैं और वो आसमान की बहुत ही बुरी कंडीशन करने वाले हैं। लेकिन करिश्मा बता देती है कि वो समीर के साथ नहीं बल्कि आसमान के साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। और फिर ये सुनने के बाद तो अजय तलवार को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी बेटी करिश्मा को कमरे में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद ही आसमान जेल से बाहर निकलता है, सारे परिवार वालों से मिलता है और जब आसमान अपनी फैमिली के साथ वापस जा रहा था कि तभी आसमान के पास करिश्मा का कॉल आता है। करिश्मा यहाँ आसमान से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। करिश्मा उसे ये भी बता देती है कि उसके पिता ने कमरे में उसे बंद कर दिया है, उसे यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना है। अब आसमान जब अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर पहुंचा कि तुरंत ही यहाँ पर परवेज और आसमान जो है वो अजय तलवार के घर पहुंच जाते हैं। उनके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी, यहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाना था, इसलिए परवेज जो है वो सारी भीड़ का ध्यान भटकाता है। सारे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर परवेज जो है वो बखेड़ा खड़ा कर रहा था। इसी का फायदा उठाकर आसमान जो है वो तुरंत ही अजय तलवार के घर में घुस जाता है। घर में घुसते ही परवेज जो है वो बाहर का माहौल पूरी तरह से सेट कर देता है और अब धीरे धीरे आसमान जो है वो करिश्मा के पास पहुंच जाता है। करिश्मा तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन जब वो करिश्मा से मिला तो करिश्मा उससे वो 3 मैजिकल वर्ड सुनना चाहती है। तब आसमान कहता है कि वो पूरी दुनिया से लड़कर यहाँ पर आया है, 15 फीट की दीवार कूद कर आया है, उसके पिता से पंगे लेकर आया है और तो और सुखी और कुत्ते से भी पंगा ले लिया था। इसके बावजूद तुझे वो 3 मैजिकल बर्ड सुनने हैं। और तभी हम देखते हैं कि अजय तलवार को यहाँ मालूम चल जाता है कि आसमान जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। वो तुरंत ही करिश्मा के कमरे में जाता है, लेकिन करिश्मा के कमरे में कोई नहीं मिलता, क्योंकि तब तक करिश्मा और आसमान यहाँ से भाग चुके थे। अजय तलवार काफी कोशिश करता है कि वो उन्हें रोक पाए, लेकिन ये नामुमकिन था, क्योंकि वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुके थे। यहाँ से निकल तो चुके थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब जाना कहाँ है। कि तभी उन्हें याद आता है कि गफूर भाई हैं जो कि सारी चीजें सेट कर सकते हैं। वो उनके पास कॉल करते हैं और वो आज ही शादी करने वाले हैं। इसलिए आसमान अपनी फैमिली वालों के पास कॉल करता है और नीतू के पास कॉल करके उन्हें तुरंत ही अपनी लोकेशन पर बुला लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अजय तलवार को, जो कि अपनी फरारी को लेकर आसमान के पीछे पहुंच जाता है। तो एक तरफ तो परवेज की नॉर्मल कार, दूसरी तरफ है अजय तलवार की फरारी। लेकिन परवेज की कार इतनी भी नॉर्मल नहीं है कि वो अजय तलवार की फरारी को मात ना दे पाए। तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरह की कार चेजिंग सीन होते हैं और इसमें परवेज जो है वो जीत जाता है। वो उस खुफिया इलाके में भी पहुंच चुके थे जहां पर आसमान और करिश्मा जो है वो शादी करने वाले थे। इसी जगह पर आसमान जो है वो करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए करिश्मा भी मान जाती है। और जब वो दोनों आखिरकार किस करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है अजय तलवार की, जो कि बाइक से कांच को तोड़ते हुए अंदर घुसता है और फिर वो इन लोगों की बैंड बजाना स्टार्ट करता है। अजय तलवार यहाँ परवेज और आसमान को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, जैसे अजय तलवार के ऊपर खून सवार हो गया हो। और फिर देखते ही देखते सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ अजय तलवार का बॉडीगार्ड सुखी भी आ चुका था और तो और आसमान की माँ नीतू, सान्या और अवतार भी पहुंच चुके थे। तो अब आसमान अजय तलवार से कहता है कि अगर मैं सान्या के साथ रहता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अजय तलवार कहता है कि तेरा उसके आसपास भी भटकना उसे पसंद नहीं है। आसमान कहता है कि ये बात तो मैंने आपसे ही सीखी है कि अगर हमें कोई चीज पसंद है और अगर हमने ठान लिया कि वो चीज हमें चाहिए तो फिर तो हमें वो चीज किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन अजय तलवार उसे साफ शब्दों में कह देता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। और तो और अजय तलवार यहाँ आसमान के मुंह पर पंच पे पंच मारा जा रहा था।
आखिर में आसमान को आ जाता है गुस्सा और वो एक हथौड़े को उठाकर जब अजय तलवार के मुंह पर मारने ही वाला था कि तभी नीतू चिल्लाते हुए कहती है कि अजय तलवार तेरा बाप है। और ये सुनने के बाद तो सभी की आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करिश्मा टेक्निकली आसमान की बहन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेडी और जरस सक्सेना जो है वो सैलाब 1 की कुछ रिकॉर्डिंग्स देख रहे थे और इन रिकॉर्डिंग्स के द्वारा उन्हें मालूम चला कि सैलाब 1 में एक डांसिंग सॉन्ग भी है और आसमान की माँ नीतू जो है वो एक बैकग्राउंड डांसर थी। उन्हें यहाँ पर अजय तलवार और नीतू के कनेक्शन के बारे में मालूम चला और अब इन्हें भी मालूम चल गया था कि दरअसल में आसमान जो है वो अजय तलवार का ही बेटा है। तो आसमान की जिंदगी में अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जब से उसे ये बात मालूम चली है कि अजय तलवार उसका पिता है, तब से उसकी जिंदगी में उथल पुथल मच चुकी है। वो अपनी माँ को माफ नहीं कर रहा था। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके पिताजी को कभी उसने प्यार किया है या फिर बस हमेशा एक्टिंग ही की है। लेकिन नीतू यहाँ पर आसमान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दी है और सीन शिफ्ट होता है अजय तलवार के घर पर, जहाँ पर अजय तलवार के घर पर करिश्मा को तो अब सब कुछ मालूम है। लेकिन करिश्मा यहाँ अजय तलवार से कहती है कि वो माँ को ये सब कुछ नहीं बताएगी। जिसके बाद हम देखते हैं करिश्मा और आसमान को जो कि एक कैफे में मिलते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। आसमान कहता है कि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें सच कहना था। लेकिन करिश्मा कहती है कि अगर सच कहते तो आज हम इस तरह से बात नहीं कर रहे होते। तुम्हारे जो पिता हैं वो तुम्हारे साथ नहीं होते और वो भी किसी टूटे हुए परिवार में पल रही होती। तो जो कुछ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। इसी वजह से कम मुझे एक अच्छा दोस्त तो मिला, जिसके लिए आसमान भी एग्री करता है और वो यहाँ करिश्मा से कहता है कि चलो मिलते हैं, यहाँ नहीं तो अगली रक्षाबंधन पर तो जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सानिया को, जिसे करण जौहर ने अपने पास बुलाया था। करण जौहर को सानिया की स्किल काफी पसंद आई कि जिस तरह से उसने आसमान को करण जौहर की फिल्म के लिए लीड एक्टर के तौर पर सेलेक्ट करवा लिया था। वो काफी अच्छी मैनेजर है, इसलिए वो रणवीर की मैनेजर के रूप में सानिया को एक ऑफर देते हैं। लेकिन सानिया बताती है कि वो एक अच्छी मैनेजर तो है, साथ में वो एक अच्छी दोस्त भी है, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर करण जौहर कहता है कि ये तो बहुत स्टूपिड है, लेकिन रणवीर कहता है कि स्टूपिड नहीं है, वो बहुत लॉयल है। अब आसमान जब अपने घर पहुंचा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। जिसे लड़की को वो पसंद करता था वो उसकी बहन निकली। उसके दो बाप थे और इंडस्ट्री से भी उसका पूरी तरह से बाइकआउट हो चुका है। तो अब तो करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तभी यहाँ परवेज जो है वो एक आखिरी ऑफर देता है कि हम गफूर भाई के पास जा सकते हैं। ये सुनकर वो तुरंत ही गफूर भाई के पास पहुंच जाते हैं और गफूर भाई उसे इंटरनेशनल फिल्म के लिए सिलेक्ट करता है। लेकिन साथ ही वो उससे कहता है कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 3 फिल्मों का है और उसके लिए मैं तुझे हायर करना चाहता हूँ। लेकिन ये बस एक मजाक था। लेकिन इंटरनेशनल फिल्म के लिए तो उसे सिलेक्ट कर लिया गया था। आखिर में हम देखते हैं कि अजय तलवार और नीतू जो है वो एक जगह पर मिलते हैं। अजय तलवार अपने बेटे आसमान के बारे में पूछते हैं। नीतू कहती है कि वो ठीक है, हालांकि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तब जाके मालूम चला कि नीतू ने शुरुआत से ही करिश्मा और आसमान की नजदीकियों को देख लिया था। उसने तुरंत ही अजय तलवार के पास कॉल किया और कहा कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और तब अजय तलवार जो है वो सब कुछ करने के लिए रेडी हो चुका था। तब अजय तलवार को किसी भी हालत में उन दोनों को दूर करना था। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जरस सक्सेना, फ्रेडी और जीजी भाई आ जाते हैं, जिन्हें इनके सच के बारे में मालूम था। वे लोगों से कहते हैं कि अब यहाँ पर सैलाब 2 नहीं बनेगी, बल्कि अब एक दूसरी फिल्म बनने वाली है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी फैमिली इंटरटेनर बनने वाली है। उस फिल्म का नाम है द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। और अब फिल्म के आखिर में हम देखते हैं सौमिक को, जो कि अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि वो अपनी मेड पुष्पा के साथ रहना चाहता है, उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर तो यहाँ पर उसकी माँ हैरान रह चुकी थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और ये सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वेब सीरीज पसंद आई होगी और ये एक्सप्लेनेशन भी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।